भैया हर कोई इन दिनों तो बात कर रहा है बस एक ही वेडिंग की, द अंबानी वेडिंग, जहां पूरा बॉलीवुड जमीन पर उतर आया। लेकिन नजरें तो भाई सिर्फ अंबानी परिवार की महिलाओं के लुक पर थी। बहरहाल बातें तो और भी बहुत कुछ करने के लिए है, और वो भी टीवी की दुनिया की। तो आइए ना, आ गई है चुगलखोर आंटी करने आपको अप टू डेट। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल्स के हाई पॉइंट। तो चलिए, सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब एक तरफ अनुज को बस अनुपमा की चाह है कि वो इवेंट में किसी तरह से अपनी अनुज से मिल ले, तो वहीं दूसरी तरफ तोशु को दी है अनुपमा ने वार्निंग, क्योंकि अगर तोशु ने कोई भी गड़बड़ी की तो सबसे पहले उसे सजा सिर्फ और सिर्फ अनुपमा देगी। सबसे पहले तुझे सबक सिखाएगी तेरी ये माँ। वहीं अनुज बस अनुपमा का इंतजार कर रहा है, और एक बार फिर जब अनुज और अनुपमा करीब होंगे तो इनके बीच दिखाई देगा वनराज, जो हिटलर बन के इनके बीच ड्रामा क्रिएट करता नजर आएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की अब एक तरफ रूही को दादी सा ने फ्री कर दिया है, बोलो बेटा। तो वहीं दूसरी तरफ अबीरा ने खुद के परिवार से ले ली है दुश्मनी। वही सुनने में आ रहा है कि कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तब जब अबीरा कोर्ट के लिए जाएगी तब हो जाएगा उसका एक्सीडेंट। फैसला कर लिया है कि तुम परिवार के खिलाफ लड़ोगी। मैं उन गरीबों के साथ खड़ी होंगी। तुमसे जो कहना है वो अरमान तुम्हें अदालत में करेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब भाई कहानी में रेवा आ गई है ईशान के घर, और इससे सभी काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं इस बार रेवा ईशान से ही नहीं बल्कि सभी से भी मिलेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब एक बार फिर सभी का हाथ छोड़कर ईशान थामेगा रेवा का हाथ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब कहानी में तो अंगद को सीरत ने किडनैप कर रखा है, लेकिन अंगद है कि भागने की फिराक में है। तब जब उसे मौका मिलेगा। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब उनकी जीवन साथी यानी कि साहिबा को इस बात की भनक लगेगी, उसे एहसास होगा कि उसके अंगद को उसकी मदद चाहिए, और वो दौड़ी दौड़ी उसके पास चली आएगी। आपने इनको कहीं देखा क्या? नहीं। हेल्प मी! मेरी मदद करो! ये लड़की मुझे यहाँ पर कैद करके रख रही है। ये तो अंगद की आवाज है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। एक तरफ सूर्य और इमली के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जो शायद ही कम होगी। वहीं दूसरी तरफ दादी चाहती है कि सूर्य और बिन्नी की शादी की बात की जाए, इसीलिए उन्होंने कुंडली भी मिलवाई। लेकिन ये क्या, पंडित जी ने तो सूर्य और इमली की शादी की बात कह दी और उन्होंने इन दोनों की ही कुंडली मिलवाई है। अब ऐसे ही तो कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ टकरार होगा तो वहीं दूसरी तरफ प्यार का इजहार भी तो हो सकता है। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महाशिवरात्रि आने को है और ऐसे में शिव भक्त जो है ना, माँ पार्वती और महादेव के दर्शन के लिए आतुर है। ऐसे में हमारे हप्पू सिंह और उनकी पत्नी भी पहुंच गई है महाकाल के दर्शन करने।
महाकाल शिव जी का ये जयकारा। चलिए आज हम और आप और साथ में हप्पू और राजेश सब मिलकर लगाते हैं। शिवरात्रि आने को है और ऐसे में हे महाकाल के दर्शन का जब बुलावा आए तो कौन सा भक्त होगा जो नहीं जाना चाहेगा। और वैसे भी जब महाकाल का बुलावा आता है ना तो अपने आप भक्त दौड़े चले जाते हैं। इस सास बहू और साजिश तो केवल जरिया बना है हप्पू और राजेश को महादेव के दर्शन करवाने का। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है महादेव की नगरी में। हर हर महादेव। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल का बहुत धन्यवाद कि हमें शिवरात्रि के दिन महाकाल के दर्शन दे रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और जहां पर मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं दर्शन करने आऊँ शिवरात्रि के दिन। ये सौभाग्य और भाग्य हमारा जो हमें ये मौका मिला। बिल्कुल। तो यहाँ आप क्या न्यौछावर करने वाले हैं? नहीं, मैं आशीर्वाद उल्टा लेने आया हूँ। न्यौछावर में आज उल्टा मुझे मिलेगा आशीर्वाद। और ये अच्छी बात है कि हमारा शो 4 मार्च को जब आया था तो उस दिन उसी डेट को ही महाशिवरात्रि थी। शिवरात्रि के दिन अगर शो आया है और आज हमें ये मौका उसी दिन मिला है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और 5 साल कंप्लीट हुए हैं, वो भी शिवरात्रि वीक में। हाँ। बेलपत्र भी है, फूल भी है, माला भी है। और बेलपत्र पर जय श्री राम लिखने का मौका तो नहीं मिलेगा, पर जय श्री राम बोलकर अर्पित करूंगी, क्योंकि शिव जी जो हैं वो राम जी के आराध्य हैं और राम जी जो हैं वो शिव जी के आराध्य हैं। राम सेतु जो राम जी ने बनाया था रामेश्वर जो है, वहाँ पर बालू से शिव की स्थापना की थी और वो रामेश्वर के नाम पर प्रचलित है हमारा एक ज्योतिर्लिंग। तो इसीलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा कनेक्शन शायद थोड़ा सा अलग होता है। मैं जैसे ही मंदिर में जाती हूँ, स्पेशली शिव जी के मंदिर में, मैं सिर्फ बोलती हूँ बाबा आप तो सब जानते हैं, मैं आपसे क्या मांगूँ या क्या बताऊँ, आप तो अंतर्यामी हो। आप तो ऐसे कहते हैं कि जहाँ पर कोई बिना किताब कापी, बिना किसी कैलकुलेटर के पूरी दुनिया का हिसाब रखता है, वो है ईश्वर। तो मेरा गला भर आता है, मेरी आंखें भर आती हैं। मुझे नहीं पता, मैं कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, कभी कुछ नहीं कह पाती हूँ। एक बार उस प्रांगण से निकलने के बाद फिर मैं जाप करती हूँ या मैं 108 मंत्र करती हूँ जनरली। ज़्यादातर यहाँ पर समय की सीमा थी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस इतना ही 108 जाप कर पाई मैं। अंदर आप गए, क्या अनुभूति थी वहाँ पे? बहुत पॉजिटिविटी, ऐसे लगता है साक्षात महाकाल के सामने ही बैठे हो। और मैं तो हमेशा आता रहता हूँ जब जब मुझे टाइम मिलता है। और अपने आप में एक क्या बोलूँ कि ऊर्जा का जो संचार होता है ना, वो आप ही फील कर सकते हो, उसको बता के नहीं व्यक्त किया जा सकता है। जब यहाँ से अंदर जाते हैं ना तो बहुत सारे दिमाग में होते हैं, इन बाबा से ये मांगना है। मैं हमेशा एक ही चीज़ मांगता हूँ, सुख, शांति और सफलता।
अब उसको 3 चीज़ें बोल सकते हो, आप बोलोगे कि एक चीज़ मांग रहे हो, 3 चीज़ें हैं। हमेशा से एक ही चीज़ मांगता हूँ, उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, सुख, शांति और सफलता। इतना मिल गया बहुत है। नज़ारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए ये केवल महाकाल के दर्शन ही हैं। आगे ये सफर जारी रहेगा, केवल सास बहू और साजिश के साथ। उज्जैन से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ विभा कौल भट्ट की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। याद है ना, ये डायलॉग मारा था डॉक्टर डैंग ने फिल्म कर्मा में। जी हाँ, दिलीप कुमार के किरदार को, अब उन किरदार का नाम मैं भूल गई हूँ, बट द पॉइंट इज कि थप्पड़ की गूंज तो विराट को भी सुन रही है। भाई उनको तो सुनेगी क्योंकि उन्हीं के कान पर तो जोरदार पड़ा है। मारा किसने? भवानी ने। क्यों? क्योंकि अमृता हॉस्पिटल पहुंच गई और भवानी को लगता है कि अमृता हॉस्पिटल में विराट की वजह से है। भाई वाह, ये तो अच्छा है। विराट को पता नहीं था कि अमृता को बचाने का सिला उसे ऐसा कुछ मिलने वाला है। अब भवानी तो भवानी है और उस पर वो एक माँ है, तो जब एक माँ ऐसे देखेगी कि उसकी बेटी की हालत कैसी हो गई है, तो पहले बिना पूछे कि आखिर हुआ क्या, अमृता इस हाल में आई कैसे, ये जाने बिना पहले वो एक्शन में आएगी। भवानी ने भी वही किया। देखिए कैसे पिटाई करने लग गई विराट सिंह आहूजा की। अब माँ है भाई, कि कुछ सुनेगी थोड़ी। क्या कह रहे हो? तो मैं चटनी बना दूंगी, सिंगारा करेगा। हंस क्या रहा है तू? मुझे तो अभी बताती हूँ। क्या कर रहे हैं? ऐसे कोई आता है क्या हॉस्पिटल में? आप देखेंगे एपिसोड में कि वो कैसे लेके आया, तो कोई भी माँ गुस्सा कर सकती है। और इंडियन माँ ऐसी होती है कि पहले मारती है फिर पूछती है क्या हुआ। तो वैसा ही कुछ मैंने अभी विराट के साथ किया। लेकिन जब अमृता ने कहा कि आई रुक जा, इसमें विराट की कोई गलती नहीं है, बल्कि विराट ने तो मेरी जान बचाई है। अब विराट को तसल्ली हुई कि चलिए कम से कम ये बोली तो सही। लेकिन बेसिकली वो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए बोले कि नहीं इसकी जान बचनी चाहिए। और फिर यहाँ आके वो बोलता है कि मैं जान बचा रहा हूँ तुमसे सॉरी बुलवाने के लिए। मतलब उसमें भी वो ये कर रहा है कि ऐसे जान नहीं बचाई मैंने, लेकिन उसने जान अच्छे मन से बचाई है कि ठीक है पैसा वैसा आता रहेगा, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। वैसे विराट भी जानता है कि अमृता का परिवार एक सभ्य परिवार है, लेकिन फिर घूम फिर के वही वाली बात आ जाती है कि आखिर चोरी वाले मामले में अमृता चुप क्यों है, 10 करोड़ रुपयों का हुआ क्या है। अब जानना तो सबको है, लेकिन जानेंगे कैसे। हमें लगता है कि विराट अभी उन पैसों के बारे में नहीं सोच रहा है, अभी फिलहाल उसके दिमाग में अमृता है।
वो अमृता को लेकर चिंतित है और चाहता है कि अमृता जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब अमृता ठीक होगी तभी तो विराट के पास जाएगी, फिर से इनके बीच प्यार वाली कड़ी की शुरुआत होगी। अब हम सब तो यही चाहते हैं, अगर अभी प्यार नहीं हुआ तो भाई कब होगा, क्योंकि इंतजार ना अब होता नहीं है। अमृता और विराट को अब एक हो जाना चाहिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आधी रात को लक्ष्मी और हमारी शालू सीरियल भाग्य लक्ष्मी में डंडे लेके बाहर निकल गई हैं। क्या है कि जिन्होंने इनकी फसलें खराब की उनको न जाने क्यों ये गलत फहमी थी कि ये तो बेचारी अबला नारी है, इनका कोई सहारा नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं ये आज की नारी है, ये अबला नहीं तबला बजाती है। अबे मुझे क्या मारा है? अकेली लड़कियों को देखकर क्या सोचे थे कि इन्हें आसानी से चकमा दे सकते हैं, या फिर इनके खेतों को बर्बाद करोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब शालू और लक्ष्मी के साथ भले ही कोई आदमी नहीं रहता हो, लेकिन क्या है ना, एक छोटा सा बच्चा है जो कि सब पर भारी है। रोहन ने उन गुंडों की बातों को सुन लिया है जो रात के अंधेरे में बात कर रहे थे कि लक्ष्मी और शालू के खेत में दवाई डाल देंगे जिससे उनकी फसल खराब हो जाएगी। अब रोहन दौड़ा दौड़ा आया और उसने ये बात कह दी है। अब रात है तो क्या हुआ, लक्ष्मी और शालू वो डरने वालों में से नहीं है बल्कि डराने वालों में से है। देखिए कैसे हाथ में डंडा लिया और निकल पड़ी दोनों। क्या हुआ है कि रोहन जब आ रहा था घर पे तो उसको सुनाई दिया कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और वो जो लक्ष्मी का, जो मेरा और दी का जो खेत है उसमें वो लोग रात को 12 बजे कोई तो मेडिसिन डालने वाले हैं। वो मेडिसिन से हमारे सारे क्रॉप्स मर जाएंगे, तो ये उनका प्लान होता है। और रोहन ने बड़ी बहादुरी से आके भाग के वो आया है, हमें बताया है कि ये सब होने वाला है। तो अब मैं और दी जा रहे हैं। अब इनसे जो भिड़ेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। खेत में दवाई डालने आए गुंडों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दो बहनें इन पर इतनी भारी पड़ेंगी। फिलहाल तो ये मामला निपट गया है। बोलो जवाब दो। ये सब छोड़ो टीचर, हमारे रास्ते से हटाओ, बोलना अच्छा नहीं होगा। ओ हेलो, तुम दी को धमकी दे रहे हो? तुमको समझ नहीं आता? एक तो तुम लोग हमारी फसल बर्बाद करने के लिए आए हो, ऊपर से हम ही बोल रहे हो कि यहाँ से हटे। एक कदम भी आगे बढ़ा ना तुम्हारे हाथ पैर जोड़ दूंगी। अबे मुझे क्या मारा है? अब इनकी बहादुरी की तारीफ तो करनी पड़ेगी और साथ ही नन्हे रोहन की भी। अब हाँ, हम ये जानते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि बताइए भाई ऋषि और लक्ष्मी कब मिलेंगे। पार्वती और रोहन को कब पता चलेगा कि हम दोनों भाई बहन हैं। पता चलेगा वहाँ पर पार्वती भी नीलम की खातिरदारी कर रही है। बहुत जल्द ये परिवार मिलने वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कलर्स टीवी पर हाल ही में शुरू हुआ है एक नया शो जिसका नाम है मंगल लक्ष्मी। अब इसमें संध्या बेनी जो है वो मंगल बहू के किरदार में नजर आती है। जो मंगल बहू है वो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि उनके पति को ऐसा लगता नहीं। और वैसे आपको बता दें कि इस शो को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी और सुनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल बहू आपको अनुपमा की याद दिलाएगी। ये हम कह रहे हैं, मतलब सजेशन दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। वो दिन भी क्या दिन थे जब 15 साल पहले हिमंगल और अद्वित की शादी हुई थी। हालांकि उस वक्त भी अद्वित को ये लग रहा था कि मंगल उसके लायक नहीं है। उसे लगा था कि शायद उसके साथ रहते रहते हिमंगल बदल जाएगी, लेकिन पतिदेव आपको ये बता दे कि धर्मपत्नी जैसी भी हो वो वैसी ही रहती है। उसका मतलब ये केवल अपने परिवार की खुशियों से होता है, जो कि आप नहीं समझेंगे। क्योंकि आप तो बड़े अफसर है ना, ऑफिस में काम करते हैं, अपने आप को अफसर समझते हैं, तो पत्नी का दर्द क्या समझेंगे। हिमंगल के पैर में चोट आई है, इससे उसके पति को कोई लेना देना नहीं है। बस घर में आने से देरी हो गई। बच्चे ने केक काटने के लिए जिद किया तो ये देखिए कि कैसे मंगल की क्लास ले ली अद्वित ने। अभी सॉरी का ड्रामा मत कर, यहाँ बेचारा लाचार बनने की कोशिश मत कर। अरे मैं तो वही बुरा इंसान जो तुम्हारे साथ जाती कर, और तुम तो शराफत की मूर्ति हो, देवी हो, देवी। यहाँ सब तुम्हारे गुण गाता है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई सिर्फ मैं। ओह प्लीज, अब ये डरलाने का नाटक बंद करो। बाहर रेस्टोरेंट में जाकर तो बहुत ऐश कर रही थी, बहुत मजे से खा रही थी, तब पैर नहीं दुखा तुम्हारा, लेकिन अब दुखेगा जब पैकिंग करने का टाइम आएगा। बुरा नहीं लगता तुम्हें घर के बड़े लोगों से पैकिंग करवा रहे? हिमंगल एक सर्वगुण संपन्न बहू है, परिवार को संभालती है, पति के नखरे भी उठाती है और उसकी खरी खोटी भी सुनती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती है। वहीं मंगल की छोटी बहन लक्ष्मी अपनी आंखों से ये सब देखती है। अपनी बहन को कहती भी है कि आखिर वो अपने पति की इतनी बदतमीजी क्यों बर्दाश्त करती है। खैर ये घर के पचड़े हैं, इसी पचड़े से इस सीरियल की कहानी आगे बढ़ती है। तो हाँ, ये मुझे खूब डांट रहे हैं और मैं चाहती हूँ ऐसे डांटते रहें और मैं इमोशनल होती रहूँ। तो बहुत ही खूबसूरत सीन है जिसमें आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, और पता नहीं इनकी क्या खिचड़ी चल रही है, फालतू में मेरे पे बरस रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि बस कुछ नहीं, ऑफिस का प्रेशर है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। अपने ही जो है दुख को समझ पाते हैं, पेन को समझ पाते हैं, क्योंकि मैं इनकी बहुत खास हूँ ना, इसलिए ये मुझे बहुत डांटते हैं। बहुत समझदार वाइफ है। फिलहाल ये कहानी उन सभी बहुओं से मिलती जुलती है जिनका हाल कुछ ऐसा ही है आजकल के सीरियल में। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं पंड्या स्टोर की। यहाँ पर धवल जो आ गया है, एक्चुअली धवल आ गया है टू द रेस्क्यू अपने परिवार की, बिकॉज ही हैज रियलाइज कि अपने परिवार को सहारा देने का कर्तव्य उसी का है।
भाई जो घर का लाडला है वो सबसे छोटा है, एक भाई जो घर का बड़ा है, जिसने अपने छोटे भाई बहनों को पिता समान प्यार दिया। भले ही वो दूसरों के लिए बुरा था लेकिन अपने परिवार के लिए अच्छा सोचता था। वही हसमुख आज घर से बाहर हो गया है। धवल पहुंच गया है और धवल ने जब ये देखा कि घर वाले बेघर हो गए हैं, अब उसने कसम खाई थी कि वो इस घर में कदम नहीं रखेगा, तो अपने घर वालों की मदद वो कैसे करे। नताशा ने धवल को देख लिया है और वो चाहती है धवल घर वालों के सामने आए। नताशा की बात धवल ने मानी और देखिए जब आमना सामना हुआ बड़े भाई से तो कैसे गले लगकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन असली परिवार वही होता है जो दुख में भी साथ ना छोड़े। और आज यहाँ पर नताशा के आने के बाद जो परिवर्तन दिखा है वो देखिए यही परिवर्तन है कि पूरा परिवार एक साथ है। अब धवल ने भी छोटा सा घर लिया है। घर छोटा है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है और अब वो चाहता है कि उसका परिवार उस घर में जाके रहे। धवल ने पहली बार कुछ कमाया है और वो जाकर मोच के हाथ में देता है कि चलो मेरे पास एक घर है, मैं आपको वो घर भी दे दूंगा। मतलब घर में साथ में रहते और हम लोग वो जो पैसे हम लोग कुछ दिनों का तो गुजारा हो जाएगा। तो वही ये बहुत इमोशनल सीन है। पहली बार मैंने मोच को इतना टूटते हुए देखा है क्योंकि उनका इतना डाउनफॉल आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े बहुत भी पैसे उनको हेल्प करेंगे। तो यहाँ से अब शुरू होगी एक नई कहानी। आप सबको याद होगा पंड्या स्टोर में भी जब पंड्यास गरीब हो गए थे उस वक्त वो भी तो छोटे से घर में चले गए थे। खाने को कम था लेकिन प्यार बहुत था। तो ऐसा लग रहा है कि वही पुराना ट्रैक वापस से यहाँ पर रिपीट होने वाला है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टेलीविजन की हमारी बहुएं यूं तो किसी का भी सामना कर जाती हैं, पाताल लोक से हो, प्रेत लोक से हो या फिर देव लोक से हो, लेकिन फिलहाल तो एनिमल किंगडम का हो रहा है आमना सामना टीवी की बहू से। हम बात कर रहे हैं सीरियल राधा मोहन की, जहां हमारी इन हाउस शेरनी यानी कि राधा का हुआ सामना शेर से। ये तो गुरूर की आवाज है। बचपन में हमने और आपने अक्सर ये कहानी सुनी है दादी और नानी से कि सो जाओ वरना टाइगर आ जाएगा। अब बचपन की कहानी जब हकीकत में सामने आ जाती है तो देखिए अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए राधा की बेटी गुनगुन कैसे सच्ची मुच्ची की टाइगर के बीच में फंस गई है। लेकिन यहाँ पर जब बात हम टीवी की बहुरानी की करेंगे तो वो टाइगर क्या डायनासोर का भी सामना हंसते हंसते कर लेती है। तो मेरी जो मम्मा है तुलसी मम्मा, उन्होंने क्या किया, 3 जोन जो है वहाँ पे शेर है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं
और उन्होंने 3 को 8 बना दिया, क्योंकि 8 जोन बिल्कुल सेफ़ है, वहाँ पे कुछ नहीं है, एनिमल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। मुझे वॉशरूम आया तो मैं गई थी जंगल में, मैं जंगल में गई तो उसके बाद मुझे लायन दिखा, फिर उसके बाद मुझे मेरी राधा माँ ने बचा लिया। ऐसा मुझे राधा माँ ने सिखाया मुझे कि पेड़ पे ऐसे चढ़ते हैं, तो इसलिए मैं आसानी से पेड़ पे चढ़ गई थी। गुनगुन की जो नकली माँ आई है ना तुलसी, उसकी वजह से गुनगुन आज फंस गई है जंगल में टाइगर के बीच। मुझे ना वॉशरूम जाना है, तो जाओ ना वहाँ। प्लान तो यही था कि गुनगुन को शेर के मुंह में डालकर उसे खत्म कर दूं। अब राधा को पता चला तो वो भी जैसे तैसे पहुंच गई। मोहन भी आया, लेकिन जो काम असली वाला था ना वो तो राधा ने किया, गुनगुन को बचाने का टाइगर से। अब देखिए ये टाइगर को भगाने का यूनिक रास्ता। पत्थर फेंका जा रहा है। क्या पत्थर फेंकने से टाइगर भाग जाएगा? गुनगुन को बचाते बचाते शेर से बचा रही थी गुनगुन को राधा, और इसलिए राधा ने कहा था कि पेड़ पर चढ़ जाओ, पर वहाँ से गुनगुन का पैर फिसलता और वो गिर जाती है और उन्हें ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत चोट लग जाती है और खून की बूंदी हर जगह गिर गई हैं, इसलिए शेर भी आ गया है वो सूंघते सूंघते वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा डरावना माहौल हो चुका है। अब यही तक नहीं था, गुनगुन पेड़ पर से गिर गई है, उसे खूब सारी चोट लगी है और उसके खून से जल्द ही आ जाएगा फिर से टाइगर। और अब यहाँ पर सब फंसने वाले हैं। मोहन की मुसीबत बढ़ेगी, लेकिन सॉल्व तो राधा ही करेगी। कुछ ऐसा कहना है राधा का। तो बस फिर मोहन जी आते हैं, बचाते तो ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटल भेजते हैं, पर दामिनी के साथ, जो तुलसी है उसके साथ भेजते हैं। और राधा जानती है कि तुलसी लेकर ही आई है गुनगुन को यहाँ पे मारने के लिए। बस ट्राई कर रही है राधा कि किसी तरह से तुलसी से प्रोटेक्ट कर सके। अब जाते जाते आपकी सलाह भी लेना जरूर चाहेंगे। इस सीरियल राधा मोहन में आपको ये टाइगर वाला ट्रैक कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल शिव शक्ति की। यहाँ पर दो बहनें एक दूसरे के बाल नोच नोच कर लड़ रही हैं। नहीं ऐसे फिगरेटिवली नहीं बात कर रही हूँ, लिटरली एक दूसरे के बाल नोच रही हैं शक्ति और रिमझिम। वैसे डोंट माइंड, डोंट यू थिंक ये कुछ ज्यादा हो गया? मतलब आपने बहन को बहन का सौतन बना रखा है। टीवी की बात कर रही हूँ इन जनरल, लेकिन दो बहनें एक दूसरे के बाल नोचे, ये तो मेरे लिए भी टू मच है जी। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। ये सब कुछ इसके झूठ का नतीजा है। दो बहनें आज बन गई हैं जंगली बिल्लियां, क्योंकि आज शिव के घर में भजन कीर्तन नहीं बल्कि थप्पड़ों की रिमझिम बरसात होने वाली है। क्योंकि एक तरफ रिमझिम ने अपनी बहन का गला दबा रखा है तो दूसरी तरफ कीर्तन बज रहा है। हमारा मतलब है कि कीर्तन पर थप्पड़ की बारिश हो रही है। बात दरअसल ये है कि रिमझिम को बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है कि शक्ति बस अपनी चपड़ी चुपड़ी बातों से सभी को भटका रही है। क्योंकि शक्ति ने रिमझिम को कीर्तन की सच्चाई बताई थी, जिसे वो हजम नहीं कर पा रही, इसलिए उसने शक्ति की गर्दन दबोच ली। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। ये सब कुछ इसके झूठ का नतीजा है। लेकिन भला हो वहाँ शिव मौजूद था, जिसने शक्ति को बचा लिया, वरना आज बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हाथ मत लगाना मेरी वाइफ को। एक और बार तुमने शक्ति को छुआ ना तो भूल जाऊंगा कि तुम शक्ति की बहन हो। फर्स्ट इनिंग में रिमझिम भारी पड़ी शक्ति पर, लेकिन ब्रेक के बाद कहानी बदल गई। शक्ति ने रिमझिम का बदला कीर्तन से लिया, वो भी शिव के साथ। शक्ति और शिव ने पता लगा लिया कि कीर्तन असली नहीं बल्कि नकली डॉक्टर है।
फिर क्या, जब थप्पड़ों की बारिश हो रही थी तो उसकी एक बूंद रिमझिम की मां पर पड़ गई। पर ये नकली नहीं बल्कि असली थप्पड़ है। थप्पड़ों की बरसात हो रही है कीर्तन पर, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया। का नाम रिमझिम है, थप्पड़ बरस रहे हैं। रिमझिम रिमझिम तो होस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, है ना? हाँ, सीख रही हूँ। तो बेसिकली कीर्तन को बहुत सारे थप्पड़ पड़ रहे हैं, क्योंकि उसने काम ही कुछ ऐसा किया है। वो हॉस्पिटल की आड़ में, एक तो नकली डॉक्टर है और हॉस्पिटल की आड़ में सारे गलत काम कर रहा है, और शिव और शक्ति उसे पकड़ लेते हैं और अब घर पे आए हैं और अब सबको बता रहे हैं कि उसके कारनामे क्या है। और आज एक एक्सीडेंट भी हो गया गलती से। इट वॉज वेरी वेरी स्कैरी, बट लकीली कुछ सीरियसली नहीं हुआ। मनोरमा जी को मेरा हाथ लग गया जब मैं कीर्तन को माना तो आगे आ गई। तो और उनका ये कहना है कि प्लीज़ अपनी किक बॉक्सिंग बंद कर दीजिए। वो मुझे पूछ ही रही थी पहले, क्या होता है मिक्स मार्शल आर्ट्स में, क्या होता है किक बॉक्सिंग में। मुझे लगता है उनको पता चल चुका है। अब कीर्तन का सच सामने आ गया है, लेकिन अब देखते हैं कि मंदिरा अपने बेटे का बदला भला कैसे शक्ति से लेती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।